पार्ट 1 है। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, फिर वर्क डन का कैलकुलेशन, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और उसके बाद वर्क डन का कैलकुलेशन बाय वेरिएबल फोर्स, और चौथे नंबर पे आप वर्क डन, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है एफएक्स, वर्क डन बाय एफएक्स ग्राफ। पांचवें पर पॉइंट है पावर, और ये तीनों वर्ड वेरी कॉमन है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप एवरीडे लाइफ में सुनते होंगे वर्क, पावर, एनर्जी, मगर फिजिक्स में व्हाट इज वर्क, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज एनर्जी तो इतना आसान नहीं है। जो हम काम करना अभी मैंने शुरू किया है ये भी वर्क है, आप पढ़ रहे हैं ये भी वर्क है। फिजिक्स में जो वर्क को डिफाइन किया जाता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ वर्क इज दैट, कि अगर सबसे पहले बात करते हैं वर्क की, सभी जानते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, और सिंपली इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल कहते हैं। ठीक है, डायमेंशन बहुत आसान है, जो एनर्जी की डायमेंशन है वही वर्क डन की है, ml स्क्वायर टी की पावर -2 डायमेंशन है, ml स्क्वायर टी की पावर -2। और हम वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज ए स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट डिफिनीशन है कि अगर हम फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले या स्केलर प्रोडक्ट ले तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसकी यूनिट जूल्स होती है, जिसकी डायमेंशन ml स्क्वायर -p-2 है। इसे हम वर्क कहते हैं। सिंपली अगर एंगल थीटा है इस तरह से और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसको हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो यू कैन राइट mod f mod s cos थीटा। इट मींस दैट, इसका मतलब ये हुआ W इज इक्वल टू, सिंपली यू कैन राइट fs cos थीटा। अब देखिए यहां से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अब इस पे बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, मगर अब देखिए इसको वी कैन राइट दिस वर्क डन आल्सो एज W इज इक्वल टू f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लिखते कैसे हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of force in the direction of displacement, in the direction of displacement, और simply multiplied by, यहां पर आप गुणे से लिख सकते हो displacement। इसी तरह इसको और ट्रांसफॉर्म करके लिखें, क्योंकि जहां पर क्वेश्चन आपको लगाना होगा इस पर आसान है, ये तो बहुत आसानी से लग जाएगा, मगर इसके बाद इसको और ट्रांसफॉर्म करके अगर हम लिखें तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज वर्क इज इक्वल टू एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको यू बना लें। एक तो आपका जनरल डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर उसका मैग्नीट्यूड हमने ऐसे निकाल लिया, फिर कंपोनेंट के टर्म में मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया, और फिर अगर कंपोनेंट है तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट आप लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन 4। अब बेसिकली इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसको थोड़ा डिफिकल्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ये मान लिया आपके पास जनरली जो क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन आसान है W बराबर fs cos थीटा पर, तो सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम बात कर रहे हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड फोर्स का नहीं बदलते हैं तो सिंपली एक ब्लॉक है m मास का, इस पर आप थीटा बराबर 60 डिग्री पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, बहुत आसान है, और वो 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट में ये बात ध्यान रखना है कि हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक आप सेंटर टू सेंटर लेते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास इस ब्लॉक का, और जो डिस्प्लेस हुआ है, या फ्रंट टू फ्रंट, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाया नहीं जाता, आप इसका फ्रंट ये है और इसका फ्रंट ये है, तो यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा। और बैक टू बैक का मतलब यहां से ये बैक टू बैक है, ये फ्रंट टू फ्रंट है, और ये सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है
कि हम डिस्प्लेसमेंट खाली लिख दिया और उसके बाद आपने इंप्लीमेंट कर दिया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक पर आपने 5 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पर लगाया, वो 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया, ये वाला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया फार्मूला, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वाला लगाइए, 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, 10 डिस्प्लेस हो गया, कॉस 60, और यहां से 50 इंटू 1.2, दिस कम आउट टू बी 25 जूल्स। बहुत आसान है, ठीक है। अब थोड़ी डिफिकल्टीज को बढ़ाते हैं। ये तो आप जनरल फार्मूला देख लिया आपने और इसको लगा लिया, ये इंटर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, अगर जैसे आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, इफ द फोर्स इज गिवन इन सच मैनर, अगर कोई फोर्स आपके पास, इन सारे फार्मूलेस का यूज बता रहे हैं अभी जो जो लिखा है। अब इसी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मैंने दिया कि अगर कोई पार्टिकल है, आप उस पर फोर्स इस तरह लगा रहे हैं, फोर्स F act on the particle just like 2I plus 3J plus 4K due to ब्रैकेट बना न्यूटन, ड्यू टू दिस फोर्स, कोई पार्टिकल है इस ऑर्डर में 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर के टर्म में हम फोर्स लगा रहे हैं और वो गिवन है। इसकी वजह से वो पार्टिकल क्या है, डिस्प्लेस हो गया, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ड्यू टू दिस फोर्स पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट 1 0 to 1 1 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है कि वी नो दैट W इज इक्वल टू F डॉट S। तो पोजीशन वेक्टर S को हम कैसे निकालेंगे, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है 1 0 और कहां तक लिए जा रहे हैं डिस्प्लेस करके इस फोर्स की वजह से 2 1 1। तो इसमें एक को आप R1 मान लिया वेक्टर, दूसरे को R2 मान लिया। तो अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि हाउ यू कैन फाइंड गिवन दैट, आपके पास फोर्स गिवन है इसके सॉल्यूशन में कि F तो ठीक है 2I प्लस 3J प्लस 4K गिवन है और इसको आपने लिख लिया, दिस इज इक्वेशन 1 न्यूटन में। दूसरा जो पोजीशन वेक्टर आप निकालोगे S इज ए पोजीशन वेक्टर, आपने इसको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से आप घटा दोगे उसमें से। तो सिंपली आप देखोगे कि 2I प्लस J प्लस K में से सिर्फ 1I यूनिट वाला घटेगा और सब तो 0 है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, आपके पास एक S वेक्टर मिल जाएगा, यहां से I घट गया और सब 0 है, तो आपके पास आ गया I कैप J कैप प्लस K कैप, और सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए I डॉट। एक तो इस तरह का क्वेश्चन है कि अब इस पे आप अप्लाई कर दीजिए, W इज इक्वल टू सिंपली 2I प्लस आपका 3J प्लस 4K डॉट ऑफ आपने निकाला I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। यहां से आप जो भी आपके पास आ रहा है सिर्फ इतना आएगा, तो W इज इक्वल टू 9 जूल आ गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मगर अब मान लिया एक से अधिक फोर्सेस दे रखे हैं, एक से अधिक फोर्सेस में आप देखिए डायरेक्शन कैसे है, F1 F2 दे रखा है, तो उसको आप अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया। जैसे इसी क्वेश्चन में तब्दीली की आपने कि F1 इज गिवन समथिंग, F2 इज गिवन समथिंग, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और कोऑर्डिनेट कुछ भी आपका 1 1 से यहां से 3 2 1 या 4 कर दिया, तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, फिर ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये सिंपल केस है, इस तरह के फार्मूले पर इस तरह के आप क्वेश्चन लगा सकते हो। अब थोड़ी सी डिफिकल्टीज वाली स्टेप में चलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है इस पर ज्यादा पूछा गया है। ये तो आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो इसको आप आसानी से लगा लेंगे। एक ब्लॉक है, एक अब इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे जो चीज भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे बाउल है, एक बाउल कटोरा है या स्फेरिकल सेल है, जस्ट लाइक दिस वन। क्वेश्चन बहुत सारे इस तरह का है, आइदर बाउल होगा या स्फेरिकल सेल होगा। एक ब्लॉक है m मास का, यहां पर है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाकर यहां पर एक फोर्स लगाया और ये ब्लॉक यहां पर आ गया, यहां भी फोर्स कांस्टेंट है। तो अब यहां से देखिए इसकी रेडियस r है, तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द ब्लॉक टू मूव हियर, एंगल थीटा मूव करने में कितना वर्क डन हुआ। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि Fr sin थीटा होगा,
दूसरा है कि एफ आर कास थीटा होगा। तीसरा इसका आंसर है कि बोथ होंगे 1 and 2, और चौथा है आपका 0। कौन सा इसमें सही? इस फोर्स की वजह से कहां से ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया एंगल थीटा पर। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? ऑप्शन है, हमने बताया कि एफ आर साइन थीटा होगा, एक एफ आर कास थीटा होगा, कि दोनों होंगे कि 0 होंगे। इसमें एक फार्मूला भी बताया हमने, लिख करके उसको बताया, इसलिए बताया कि उसका यूज होने जा रहा है। क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर देखिए फार्मूले की अहमियत क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सिंपलिसिटी क्वेश्चन की देखिए यहां से थोड़ी सी ट्विस्ट आ गई। अब इसी को और मॉडिफाइड कर सकते हैं क्वेश्चन, चेक करिएगा जरा से इसे। अब देखिए एक हमने अभी बताया कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बहुत आसानी से लगाने के लिए। उसमें हमने लिखा था, स्पेशली इसीलिए लिखा था इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि देखिए आर है और ये बाउल है, ये स्फेरिकल सेल है आर रेडियस का। तो हम आपको ध्यान रखेंगे, तो अब आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आर कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में आर साइन थीटा होगा। तो ये भी आर साइन थीटा होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया? अभी एक क्वेश्चन बताया, वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ आर साइन थीटा। हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, कुछ रेडियस पे दे रखा है। तो अभी मैंने जो ब्रेक किया है कि W इज इक्वल टू वर्क डन इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो वाला कंपोनेंट आपको वो लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, R है तो इसका कंपोनेंट R cos थीटा, इसका इधर, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो सिंपली वी नो दैट W इज इक्वल टू कंपोनेंट, ये वाला लगेगा फार्मूला, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसी के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो दिस वन इज R sin थीटा एंड दिस इज फोर्स। नाउ कम टू सिंपली है, अब वहां पर कोई ऐसी चीज है थी नहीं एफ आर साइन थीटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्क डन पे ही, सिंपल क्वेश्चन। तो आप आई डॉट प्रोडक्ट वाला निकाल लिया। अब देखिए अभी जब वेरिएबल फोर्स के बारे में बात करेंगे, ये तो कांस्टेंट फोर्स था, उसमें भी इसी पर पूछ लिया जा सकता है कि मान लिया थीटा बराबर 0 से 90 डिग्री पर डिस्प्लेस कर दिया, 270 पे कर दिया, उस वक्त वर्क डन क्या निकालो। तो ये केस कांस्टेंट फोर्स का है, उससे हम निकाल सकते हैं इंटीग्रल से, मगर अभी नहीं निकालेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके दे दे और इसका रिजल्ट हम जब कहीं पर वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रल मेथड यूज होगा, तो हम इसको भी वैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लिया थीटा ऐसे इंटीग्रेट करें, W इज इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लें इसका एफ डी एस, ठीक है, और फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करें, थीटा 1 से थीटा 2 तक, यहां से यहां तक गया है थीटा तक, इसको इंटीग्रेट करें। तो हम ये चेक करना चाहते हैं क्या इस विधि से भी हम कांस्टेंट फोर्स मान करके इसको आउट कर लेंगे, क्या वही रिजल्ट आएगा। तो आप देखिए ये बेस्ट टेक्निक है। तो आप इसमें आप क्या रखेंगे, एफ डी एस कॉस थीटा, मॉडर्न कर लिया, एफ डी एस को एफ डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो डी एस है, आप देखिए स्मॉल, ये डी थीटा है मान लो, और ये डी एस मान लो ये आर है, तो डीएस को आर डी थीटा के टर्म में लिख सकते हो। तो डीएस बराबर क्या हो जाएगा, ये आर्क है, ये एंगल थीटा है, तो यहां से आप लिख सकते हो थीटा थीटा 2, क्योंकि एफ डीएस कैन बी रिटन एज आर डी थीटा एंड दिस बिकम कॉस थीटा। इफ एफ इज वेरिएबल देन डिफरेंशिएट होगा, यहां एफ इज कांस्टेंट दैट इज व्हाई इज टेकन आउट, और क्योंकि थीटा बराबर 0 से है तो यहां थीटा हो गया, आर भी रेडियस है कांस्टेंट होगी। अब देखिए कॉस थीटा डी थीटा कम आउट टू बी, और इसका क्या होगा इंटीग्रल। तो आप ध्यान रखना है, मे बी चेंज क्वेश्चन, वही रिजल्ट आ रहा है। अगर कांस्टेंट फोर्स था तो हमारे पास रिजल्ट वही है, अगर ये वेरिएबल हो जाता तो इंटीग्रल विधि से निकाल लेते। अब हमने ये मान करके कि देखें चेक करें क्या वही आ रहा रिजल्ट, तो हमने क्या किया, थीटा बराबर 0 से थीटा तक 90 तक 270 तक, ये टेक्निक आप यूज करिएगा वेरिएबल फोर्स अगर आपका दिया हुआ। तो इसी क्वेश्चन को वेरिएबल करके हम इस तरह से लगा सकते हैं, और जब कांस्टेंट इसको मान लिया तो ये तुरंत वही रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस पर ऐसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, एक तो ये हो गया।
सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर आप मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करते हो। अब उसके बाद नेचर ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर वेरिएबल फोर्स में तो हम इंटीग्रल विधि बताएंगे ही, और नेचर ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं पहले, कि हेडिंग होगी नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, एक्चुअली वर्क डन तो जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो आपको कहीं ग्राफ अगर दिखाई देगा तो पॉजिटिव भी में ग्राफ हो सकता है वर्क डन का, जीरो में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अब ग्राफ भी किसी चीज का देखें, जैसे स्पीड है तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, मगर वेलोसिटी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं उसकी, जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो यहां पहला जो केस है, केस नंबर 1, पहले केस में हम स्टडी करेंगे कि जब वर्क डन पॉजिटिव है उसकी कंडीशन क्या है और इस पर क्वेश्चन कैसे आप लगाएंगे। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया कि एफ और साइन थीटा पर। केस फर्स्ट, नेचर ऑफ वर्क डन में हमने लिखा कि वर्क डन में बी पॉजिटिव, में बी जीरो, में बी नेगेटिव, 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या आपका जीरो होगा। तो अब पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट में, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री इट मींस एक्यूट एंगल। इस तरह का आपके पास कोई अरेंजमेंट है फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, और ये थीटा है लेस देन 90 डिग्री है, तो हमेशा आप W बराबर एफ एस कॉस थीटा से अगर निकालेंगे तो हमेशा W का मान पॉजिटिव आएगा। W के पॉजिटिव आने का मतलब है कि फोर्स जो लग रहा है वो फेवर्स द मोशन, यानी फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी चल रही है। तो पॉजिटिव वर्क डन मींस क्या है, मींस दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फेवर्स द मोशन, यानी सपोर्ट कर रहा है मोशन के लिए, विरोध नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो आप किसी बॉडी पर वर्क करोगे तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो क्या हुआ, इन दिस केस पॉजिटिव वर्क डन मींस एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। एनर्जी ऑफ द बॉडी, इसका दूसरा मतलब है एनर्जी, अगर आप पॉजिटिव वर्क डन देखें कहीं पर, एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। एक ही बात हो गई कि बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तीसरी बात क्या है कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं जिसमें आपको पॉजिटिव वर्क डन मिलता है। अब मान लीजिए इसको मैंने छोड़ दूं ऐसे नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स ग्रेविटेशनल नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, तो कहेंगे इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, स्ट्रेचिंग फोर्स करोगे तो डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेचिंग की डायरेक्शन सेम होगी। तो एग्जांपल हुआ इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर है, इन केस ऑफ फ्रीली आपकी कोई फॉल कर रही है ऐसे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा देखिए mgh आएगा, और इसको fs cos थीटा से भी निकाल सकते हो। फोर्स की जगह mg रख दिया, s की जगह आपने h रख दिया, और cos 0 हो गया, 1 हो गया, सिंपली mgh आ गया। तो एग्जांपल में फोर्स स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। तो इस तरह से 2 एग्जांपल हो गए कि वर्क डन इस केस में पॉजिटिव आता है। अब आप नेगेटिव वर्क डन के केस देखें, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर किन्हीं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एंगल 90 से ज्यादा आ जाए। केस सेकंड है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब फिगर कुछ इस तरह से है, यू कैन सी। अब इसी को आप फिगर अगर बनाएं केस सेकंड में, तो ये केस सेकंड में आपका फिगर आ जाएगा इस तरह का। कोई फोर्स है जो 90 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इनके बीच 90 ज्यादा यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। इस केस में हमेशा वर्क डन क्या है, आपका नेगेटिव आएगा। अब क्या है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगाओगे तो वर्क डन ऑलवेज कम आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है अगर कोई बॉडी जा रही है, आप उसको पीछे खींच रहे हो, इफ द बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग द पुलिंग फोर्स, इसका मतलब उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो नेगेटिव वर्क डन मींस एनर्जी लॉस ऑफ द बॉडी, बॉडी की एनर्जी लॉस होती है। और आप कोई चलती हुई बॉडी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे तो हमेशा वर्क डन नेगेटिव ही आएगा।
तो एक तो हुआ वर्क डन, मान लिया गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगा दिया, वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एनीथिंग थ्रोन इन द एयर, किसी चीज को ऊपर फेंक दिया, अभी तो नीचे था, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जब कोई चीज ऊपर जा रही हो, फोर्स तो हमेशा ग्रेविटेशन नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा ना, 180 डिग्री का कोण बन गया। तो यहां एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि अगर वर्क डन कहां कहां नेगेटिव आता है, बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रोइंग एनीथिंग अपवर्ड, इट कम आउट टू बी नेगेटिव। इसी तरह वर्क डन बाई, गाड़ी चलती हुई ब्रेक लगा दिया, चल तो रही है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन बाई रिटार्डिंग फोर्स या आर ब्रेकिंग फोर्स, दोनों केस के अंदर जो है, या अगर आप देखें रेजिस्टिव फोर्स, हवा में कोई चीज, मान लीजिए बूंदे गिर रही हैं, बरसात हो रही है, तो रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ होगा ना, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज कम आउट टू बी नेगेटिव। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होंगे, उस वक्त देखना है कि हमारे पास ऐसा एंगल हो जो थीटा एब्ट्यूज एंगल से ज्यादा हो, तो उन्होंने बताया किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक दो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, डिस्प्ले ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो हमेशा वर्क डन। रिटार्डिंग फोर्स में किसी वस्तु, कोई बॉडी चल रही है, कोई गाड़ी चला रहे, ब्रेक लगा दिया, अब फोर्स की दिशा उलट गई, डिस्प्लेसमेंट उसकी दूसरी दिशा में है, इस तरह हमने, तो ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से भी है तो नेगेटिव आ गया। अब स्पेशल केस वर्क डन जीरो कब होता है, अब जीरो के केस में भी बहुत ध्यान रखना है, हाई स्कूल में तो खाली ऐसे हिंट दे दिया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट केस है कि वर्क डन जीरो में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि जीरो कैसे होता है। केस थर्ड, इसे केस थर्ड ले लेते हैं। एक तो पहला केस ये है कि अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो वर्क डन कम आउट टू बी जीरो। एक तो ये पॉसिबिलिटीज है। दूसरा, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चल रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब भी वर्क डन जीरो आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तब भी वर्क डन जीरो आएगा, फोर्स जीरो है तब भी वर्क डन आएगा। तो इसमें एक चीज ये है, जैसे आपके एक केस है कि मान लीजिए कोई पुली है, हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब प्लेटफॉर्म पर कोई लगेज लिए जा रहा है, तो उसमें जनरली लिख देते हैं वर्क डन बाय विच फोर्स इज जीरो, खाली लिखा होता है वर्क डन बाय द पुली इज जीरो, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और वो आगे जा रहा है, उसकी वजह से वर्क डन है, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है पुली और ग्रेविटेशनल फोर्स 90 डिग्री का कोण है, तो हमेशा उसमें यह बात की वजाहत नहीं होती है, बताते नहीं है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, लगेज पुटिंग ऑन द हेड मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में वहां 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखिए तीसरा केस, आपने सैटेलाइट लॉन्चिंग का होता है। सैटेलाइट देखिए, आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम देखते हैं तो सैटेलाइट के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। बहुत सारे सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमा करते हैं, तो जो आपका जो सैटेलाइट है उसका जो वर्क डन है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्या होगा, जितने सेंट्रल फोर्सेस है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो इनका जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट विल बी जीरो। इसी तरह कोई वस्तु है सर्कुलर मोशन में, आइदर इन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड बदलने से सर्कुलर मोशन बताया था, एक टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो गया, एक रेडियल फोर्स है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें एक ही टाइप का फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें टेंजेंशियल भी होगा, मगर दोनों केस में वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स, यानी सेंट्रल फोर्स में बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो। ये ध्यान रखना है। तो एक तो हमने बताया कि पुली वाला केस में आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो होता है। दूसरा केस हमने बताया कि कोई भी चीज अगर है तो उसका अगर 90 डिग्री का आपका कोण अगर आता है, या एक्सेलरेशन जीरो आता है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है, यदि ऐसा लिखा है कोई बॉडी v बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो उसमें केस में बताया कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है जिस सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, तो वहां पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन
इज कम आउट टू बी 0। ऐसे बहुत सारे सर्कुलर केस हैं जहां पर आपका फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसके एग्जांपल्स। अब इसके बाद इस पर कुछ है, ये तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आपका हो गया। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स और अच्छे देख लेते हैं कि कैसे। जैसे कोई जनरली ग्लास ऑफ वाटर है रखा हुआ है, तो फाइंड द वर्क डन इन रेजिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इन रेजिंग द ग्लास ऑफ वाटर अप टू 20 सेंटीमीटर। मतलब आप रखा हुआ टेबल पे, हमने उठा दिया 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। रेजिंग फोर्स की वजह से जो आपने वर्क डन किया उठाने में, वो कितना वर्क डन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ग्लास ऑफ वाटर is raises up to 20 centimeter height. Find the work done by this force. तो उसमें क्या करना है, चाहे W बराबर FS cos थीटा का फार्मूला लगाओ, या सिंपली आपको पता हो कि देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में, जिस फोर्स से लिफ्ट करा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां, और वो जो ग्लास ऑफ वाटर है उसको वेट कितना किया गया, 0.5 kg। पानी कितने ग्राम का, किलोग्राम का, 0.5 kg का वाटर है उसमें, और उसको आपने 20 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया है। तो वर्क डन इस फोर्स के जरिए कितना होगा, सिंपली लगा दीजिए। और ये जहां से आया है वो FS cos थीटा ही से आया है, cos 0 हो जाता है। तो यहां पर आपने 0.5, G को 10 ले लीजिए, H को 20 इंटू 10⁻²। यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो आपका तकरीबन 1 जूली आ गया। देखिए 5 इसका हो गया, 20 पंजे 100, 10 की पावर 2 प्लस में आ गया, 10 की पावर -2 माइनस में, तो 1 जूल वर्क डन आ गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसी भी चीज को आपने ऊपर उठाया अगेंस्ट ग्रेविटी, मगर फोर्स की डायरेक्शन, अब ये ग्रेविटी की वजह से पूछ ले तो अलग होता, मगर रेजिंग फोर्स लिफ्टिंग अपवर्ड द ग्लास इज दिस वन। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन, एक ब्लॉक है, कोई भी मास हो इन जनरल, अब उसकी वजह से डिफरेंट, और 1-2 क्वेश्चन आपको हम देंगे, आप होमवर्क करिएगा घर पे कि देखते हैं। एक ब्लॉक है, ठीक है, m मास का, और इस पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मान लिया, इज केप्ट ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर पे, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इफ इट इज पुल्ड बाय द 50 न्यूटन फोर्स। क्वेश्चन ही है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। इफ इट इज पुल्ड, इस पर 50 न्यूटन का बल लगा के वो खींचा जा रहा है, इसका मास 10 kg है। ड्यू टू दिस इट डिस्प्लेस थ्रू 5 मीटर, 50 न्यूटन का बल लगाया 10 kg के ब्लॉक पर, जिससे वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अब इस पे क्या पूछ रहे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.4, क्योंकि चल रहा है इसलिए काइनेटिक है, रुका होता तो स्टैटिक्स होता, न्यूटन लॉ में बताया जा चुका होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक जिस पे चल रहा है, तो क्या, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज ए कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेस व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। एक कांटेक्ट फोर्स है दो सरफेसेस का जो रिलेटिव मोशन को विरोध करता है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ड्यूरिंग द मोशन आपको काइनेटिक होगा, स्टे की पोजीशन में दो सरफेसेस के बीच में जो होगा वो स्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब चल रहा है, उसका गुणांक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है। तो इसमें कहा इस ब्लॉक पर जितने भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हो उनकी वजह से वर्क डन निकालना है। तो कम से कम देखिए, एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जितनी भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हो, दूसरा ये टेबल पे चल रहा है तो इधर एफ लग रहा होगा अप्लाइड फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स हो गया। 4 फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पर, और हर की वजह से आपको फोर्स निकालना है। तो सिंपल देखिए, 2 फोर्सेस की वजह से वर्क डन 0 है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे चाहे WR लिखें या WN लिखें, इट इज कम आउट टू बी 0। इधर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी 90 डिग्री है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज आल्सो कम आउट टू बी 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब 2 की वजह से वर्क डन है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब इसको आप पहले अप्लाइड फोर्स की वजह से निकाल लीजिए, F बराबर, आप W बराबर FS cos थीटा से FS cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है तो cos 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे W बराबर 50 न्यूटन
5 ये हो गया और cos 0 हो गया, सिंपल 250 जूल आ गया। ये तो बहुत आसान है, मगर ये देखना है कि इंडिविजुअल फोर्सेस में कौन कौन फोर्सेस की वजह से वर्क डन 0 आ रहा है। अब उसके बाद देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर एंड दिस इज म्यू के एम जी। तो आप डायरेक्ट जब वर्क डन निकालोगे, वर्क डन इज कम आउट टू बी, यहां से आपने इसका लिख दिया एफ के और क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया, चाहे इसको ऐसे निकाल लो चाहे, और दोनों में कॉस पाई है, एंगल कितना है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका जो वर्क डन कम आउट टू बी होगा, W इज इक्वल टू, यहां से लिखा म्यू के एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, अब यहां से निकाल लो, म्यू के 0.4, 10 गुणे 10 हो गया गुणे 5, ठीक है। तो ये इसको ऐसे एक जीरो हटा दिया, ये 40 हो गया, 200 जूल आपका आ रहा है वर्क डन। एक तो ये सिंपल है। अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन पे लेके चलते हैं थोड़ा से, ये तो अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, इंक्लाइंड प्लेन पे आपने क्वेश्चन न्यूटन लॉ पे लगाया होगा, पुली के साथ अरेंज करके भी लगाया होगा, ठीक है, और पुली वाला क्वेश्चन भी देखते हैं अभी। अब इसी ब्लॉक को मैंने क्या किया, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, इसको एलिवेटेड प्लेन पे ले गए, और दो केस की पॉसिबिलिटी देखते हैं, आइदर मूविंग अपवर्ड और कमिंग डाउनवर्ड, यही तो पॉसिबिलिटी होती है, या बीच में कहीं रुका होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी। तो कितने, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से है, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्स हो गया। अब देखिए इसी ब्लॉक को हमने क्या किया, कोई ब्लॉक है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन कह दिया, तो स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का रोल खत्म हो गया। जब कह दिया स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी हम यहां लिखेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स आप कहोगे तो स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स प्ले नो रोल, कोई रोल नहीं प्ले है उसका। एक ब्लॉक रखा यहां पर 10 kg का, 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया ऊपर, ठीक है। या तो पहले आसान वाला कराते हैं, ये वाला देख लीजिए, एक ब्लॉक रखा हुआ है पहले थीटा एंगल पर, जब ये समझ में आ जाएगा, और ये L डिस्टेंस डिस्प्लेस होकर ग्राउंड पे आ गया, तो फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ब्लॉक आपने इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया, एंगल थीटा, पहला ब्लॉक है, कोई मास ओ एम रख दिया, तो अपने आप स्लाइड होके नीचे आएगा ना, और कितना स्लाइड हुआ, L डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो दो की वजह से वर्क डन निकालो। एक तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, तो आप देखोगे थीटा ये है और 90 डिग्री ये है, तो इधर जो फोर्स होगा mg sin थीटा होता है, 90 माइनस थीटा का कंपोनेंट लोगे, ये mg हो गया, और cos 90 माइनस थीटा तो mg sin थीटा हो गया। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो सिंपली क्या किया, W इज इक्वल टू एफ एस लिखा, और इसको लिखा एफ एस cos थीटा लिखा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स है तो आपने लिख दिया, और यहां पर जो फोर्स है mg sin थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो L है, और cos 0 1 है, तो सिंपली वर्क डन आ गया। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, mg sin थीटा L, मगर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से 0 है। इंक्लाइंड प्लेन पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, तो लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0 बिकॉज n इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वर्क डन निकलेगा। एक तो सिंपल सा था कि आपने इस किसी ब्लॉक को ऐसे छोड़ दिया, वो L डिस्प्लेस हो गया, जमीन पे आ गया, तो किसके वर्क डन की वजह से आया है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से नहीं आया, वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया। तो दो की वजह से पूछ रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक बाय नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर कंपोनेंट डिवाइड कर लिया, अगर mg वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है तो mg sin थीटा होगा, और इधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अब क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, L हो गया। ये सिंपल है। अब क्या करते हैं, उस क्वेश्चन की तरह अब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं नीचे से। अब इसी को तो हाथ लगाकर जब करोगे तभी तो ऊपर जाएगा भाई, किसी चीज को ऊपर लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लिए जा रहे हैं, ऐसे कह दिया ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब इसी पे न्यूमेरिकल बन गया, 30 डिग्री दे दिया, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, 30 डिग्री है, इसका मास 10 kg हो गया,
अब जो डिस्प्लेस अब नीचे से लेके जा रहे हैं ऊपर, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया, 10 मीटर दे दिया। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। तो अब क्या करना है, फाइंड द वर्क डन। अब जो ये फोर्स लगाया है जिसकी वजह से ऊपर चढ़ रहा है, आपका हाथ भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, तो कहा फाइंड द वर्क डन, जिसकी वजह से ये ऊपर चढ़ रहा है उसकी फोर्स की वजह से वर्क डन निकालो। तो इस वर्क डन को कैसे निकालोगे, 30 डिग्री है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। देखिए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में सिर्फ mg sin थीटा नीचे होगा और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, और फोर्स ये ऊपर की तरफ लग रहा है, दोनों की दिशा अपोजिट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो, वी कांस्टेंट मींस दिस इंप्लाइज ए वेक्टर जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, उसका जीरो है। तो आप देखो इस पर आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ से आप फोर्स की इक्वेशन बनाओगे ना, तो क्या बनाओगे, F माइनस mg, F इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से है इसलिए ma आएगा, एक्सेलरेशन जीरो रख देंगे। तो आपके पास यहां से फोर्स मिल गया, यानी कम से कम mg sin थीटा के बराबर ही मिनिमम फोर्स लग रहा होगा, तभी वो ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो क्या हुआ, फोर्स पता करना है आपको पहले। डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर दे रखा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो सिंपली यहां से क्या पता हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a0 लिखा गया है, तो सिंपली डायरेक्ट निकल आया F इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये निकल आया। किस पर, इतना F है कितना, mg sin थीटा है। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 10 मीटर हो रहा है। एंगल क्या है, 30 डिग्री, हम रख देंगे अभी। अब कहा फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन सिंपली लिखा आपने Fs cos थीटा, F कितना है यहां, mg sin थीटा है, और cos जीरो है। अब इसमें मान रख दो सिर्फ, m का मतलब 10, g का मान 10, sin 30 हाफ, और s है 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1.2, ये हो गया 10, ये हो गया 50, 500 जूल। देख रहे हो, एक ही ब्लॉक को हमने एक मरतबा ऊपर से नीचे स्लाइड कराया, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसको हमने क्या, अब हो सकता है हमने कांस्टेंट वेलोसिटी का ध्यान रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब धीरे धीरे इतना फोर्स लगाया कि रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब F माइनस mg, वो जो ma आया वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी में a0 हो गया, तो यहां से हमें जो अप्लाइड फोर्स का मान पता चल गया। फिर वर्क डन का अपने Fs cos थीटा, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में cos जीरो रख दिया, यहां से निकाला 500 जूल हो गया। इस तरह के थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा इंक्लाइंड प्लेन पे। अब इसी को अगर हम पुली से अटैच कर दें या पुली को अलग अलग अटैच करें, तो उस पर ध्यान से देखिए कि वर्क डन। अब एक क्वेश्चन आप लगाओगे, देखो जरा से इस पे ध्यान से, और ये आपका न्यूटन्स लॉ का चेकिंग भी हो जाएगी कि पुली वाले अरेंजमेंट में, कि एक पुली है, आमतौर से आप लटका हुआ मास देखते ही हो। क्वेश्चन है, एक पुली है और फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब दोनों तरफ स्प्रिंग जिससे भी बंधा होगा टेंशन बराबर होंगे, फ्रिक्शनलेस इसलिए कहा जाता है। आपने क्या किया, एक ब्लॉक, एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, पुली से दो मास अटैच्ड हैं और जो कि फ्रिक्शनलेस है। एक का मास है 1 किलोग्राम, दूसरे का मास है 2 किलोग्राम। ठीक है, इसको 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया नीचे। व्हेन 2 kg ब्लॉक इज डिस्प्लेस 2 मीटर डाउनवर्ड, जब किया डिस्प्लेस तो बस यहीं से क्वेश्चन बनता है, व्हेन 2 kg ब्लॉक इज डिस्प्लेस, इसको ऐसे खींच लिया 2 मीटर, क्वेश्चन में 1 मीटर हो सकता है। व्हेन 2 kg ब्लॉक इज डिस्प्लेस 2 मीटर डाउनवर्ड, फाइंड द वर्क डन। देखिए टेंशन स्मूथनेस से बराबर होगा दोनों तरफ, एक्सेलरेशन भी स्प्रिंग का बराबर होगा। तो एक क्वेश्चन में हम हेल्प कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा इस तरह के अरेंजमेंट में एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, और टेंशन निकालने का, टेंशन होता है 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 g। आप इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो, इक्वेशन बना के इस तरफ चल रहा है तो m1g माइनस टी बराबर m1a। भाई अगर आप इसको ब्लॉक को m1 मान लो तो आप देखो m1g नीचे की तरफ चल रहा है, t ऊपर है, यहां से m1a एक इक्वेशन बन गया। ब्लॉक ऊपर t जाता है, यहां पर t माइनस
M2G M2A। तो इन दोनों इक्वेशन से भी निकाल सकते हो टेंशन, एक्सेलरेशन, या सिंपली आपको याद हो इस तरह का अरेंजमेंट कि ऐसे केसेस में टेंशन इतना होता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक्सेलरेशन भी निकालोगे तो इतना निकलेगा, एक्सेलरेशन कम आउट टू बी हाउ मच, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। तो जो तरीका आप अप्लाई, मान ले भूल गए हैं, तो बेसिकली ये वाला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच मास। नीचे ये पुल होगा तो ये ऊपर 2 मीटर जाएगा, जितना नीचे ये आएगा वो उतना ऊपर जाएगा, तो ध्यान रखना है, डायरेक्शन पे ध्यान रखना है। तो आप देखिए अगर सिंपली आप इसको कोशिश करें, यहां से मैंने देखिए इस इक्वेशन को यूज करके ये निकाल दिया गया, या अगर आपको याद है तो डायरेक्टली, अब देखिए टेंशन 2 मासेस हैं, तो आपने क्या किया, एक का मास कितना है m1 1 kg, m1 चाहे इधर मान लो 1 और इसका 2 है, यहां से टेंशन निकाला है 2 + 1 4/3g, टेंशन आ गया 4/3g। एक्सेलरेशन कितना होगा 2 - 1, m2 ज्यादा है तो 2 - 1 अपान 2 + 1, दिस कम आउट टू बी 1/3g। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको वर्क डन, इस पर देखिए इस वक्त 2 kg पर वर्क डन 2 फोर्सेस की वजह से निकालना है, एक टेंशन की वजह से, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, m2 अगर नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन कैसे निकालो, सिंपली वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर भी नीचे है, एंगल cos 0 हो गया आपका, सिर्फ मान रखना होगा। तो यहां लिखेंगे पहला केस, इस तरह के स्प्रिंग पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करिए, आसान, ये तो आपका हो गया इस तरह से। अब इसमें पहला केस हम जैसे मान लिया आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं, इस पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सिंपली फोर्स देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और कॉस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो सेम डायरेक्शन में cos 0 लिख दिया, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, mg का मान यहां पर 2 है, ये 10 है मान लो, तो कितना आ गया 40 जूल्स। वर्क डन कितना आया 40 जूल्स आ गया, नहीं आया भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, यहां पर f की जगह mg लिखा, 2 मीटर नीचे है और फोर्स भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, डिस्प्लेस भी नीचे हो रहा है, तो cos 0 हो गया 1 हो गया। यहां पर m का मान ये 2 kg पर निकाल रहे हैं, 2 रख दिया, g का मान 10 रख दिया, 40 जूल आ गया। अब टेंशन की वजह से निकालोगे तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री का है, तो -80/3g आया होगा, यही आया है भाई। उसके लिए क्या करोगे, यहां पर W, और हमने इसके लिए हमने क्या निकाल लिया है, टेंशन यहां पर अगर निकाल लिया 4/3g, तो टेंशन इज आल्सो ए फोर्स, तो यहां पर वर्क डन निकालोगे, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक m2, तो यहां से निकलेगा आपका F S और cos पाई, एक ही चीज पे 2 फोर्स लगे थे, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट नीचे, दोनों का एंगल आपका cos पाई हो गया। और F क्या होगा आपका, यहां पर जो निकाला ये T होगा, और T है कितना 4/3g, और S कितना है 2, तो कितना हो गया 2 चौको 8 हो गया, और ये G हो गया, G का मान रख दीजिए विद नेगेटिव साइन, cos पाई का मान, ठीक है, जूल आ गया। इसी तरह आप इधर निकाल सकते हो, इसी तरह दूसरे साइड में ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पर निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, अब ये तो आपके सारे क्वेश्चन हो गए, मान लिया कांस्टेंट फोर्स पर ही है, टेंशन दोनों बराबर है। अब चलते हैं थोड़ा वेरिएबल की इंटीग्रल की विधि में। इतने क्वेश्चन बहुत हो गए कि एक टाइम में इतना डिस्कशन, इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए आपके पास वर्क डन, हेडिंग होगी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। 2 तरीके हैं, एक तरीकों का जिक्र नहीं होता है,
एक तो समेशन मेथड से भी हम क्या होता है कि वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल फोर्स के केस में, और एक इंटीग्रल मेथड से होता है। तो हम क्या करते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या है कि अगर हम फोर्स वर्सेस, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दे रखा है, और आपके पास मान लिया इस तरह का ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो पहली विधि क्या है, ये मोस्ट एक्यूरेट विधि नहीं है, समेशन विधि से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इंटीग्रल विधि यूज करते हैं, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इस वजह से उसमें वर्क डन कम आता है, और वो आप देख सकते हो। तो पहला क्या है, हम समेशन मेथड का भी यूज करते हैं, और सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स है, इसमें वैल्यू उसमें मान कम आता है, यह है इंटीग्रल मेथड्स। अब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में इस तरह का ग्राफ दिया है, हम क्या करते हैं कि इसको क्या है स्ट्रिप्स में बांट लेते हैं, dx dx डेल्टा x, ऐसे पूरी स्ट्रिप को डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। एक ही विड्थ की सारी बराबर नहीं आ रही इसमें, तो डेल्टा x विड्थ की बहुत सारी स्ट्रिप मान लेते हैं, कहां से कहां तक है। तो अब देखिए इस स्ट्रिप मान लिया डेल्टा x है, कोई भी ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ में fx ग्राफ दे रखा है, तो fx ग्राफ में हमने क्या किया कि एक स्ट्रिप डेल्टा x ब्रेथ की, और यहां पर जो फोर्स होगा वो F1 होगा, वेरिएबल फोर्स है ना। इसी तरह इस पर स्ट्रिप पे गए, सबकी ब्रेथ एक ही है, और फिर हम एक की वजह से वर्क डन निकालेंगे, और पता चला इतनी स्ट्रिप्स बनी हुई है, तो उनको सम कर देंगे, 1 से लेकर 10 20 n तक लिख देंगे उसको, वो समेशन से भी निकल आएगा। तो इस तरह किया मैंने, और यहां पर देखिए इस स्ट्रिप का फोर्स F2 आया, यहां पर बनी होगी स्ट्रिप वो F3 आएगा, तो हमारे पास देखिए वर्क डन, स्मॉल वर्क डन F1 डेल्टा x, F2 डेल्टा x, F3 डेल्टा x, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टोटल वर्क डन निकालने का है। अब इसको दो तरीके से, दो काम कर सकते हैं इस पे। एक काम ये हुआ कि इसी को लिख दिया ऐसे, समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर fi डेल्टा x, दिस इज ऑल्सो वर्क डन, समेशन लगा दिया। समेशन में क्या चीज छूट जाती है, ये चीज वर्क डन कम आएगा। आप कभी भी स्ट्रिप करके, तो क्या किया, अब और स्मॉल स्ट्रिप करो, स्मॉल इनफाइनाइट स्मॉल करो, ये तभी होगा जब लिमिट को डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कर देंगे। अगर कहीं पर आपको ऐसा ग्राफ मिला है तो इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि इससे रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा है, तो वो स्ट्रिप ऐसे बनी होगी, ऐसे ही है। अब देखिए क्या किया कि जो इसमें dx स्ट्रिप मान लिया, जो चीज छूट रही थी इसमें नहीं छूटेगी, इस इंटीग्रल विधि में जोड़ना उसका भी काम है, जोड़ना इसका भी काम है। वेरिएबल जो फोर्स होते हैं उसमें इंटीग्रल विधि मोस्ट एक्यूरेट विधि है, क्योंकि जो भी कैलकुलेट करके देखोगे वर्क डन कम आएगा उसमें। तो हमने क्या किया, x1 लिमिट से कहां तक ऐसी स्मॉल से स्मॉल इन्फिनाइट स्मॉल स्ट्रिप बन रही है, तो हमने क्या किया x2 तक बन रही है, तो इसमें देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इसी में। तब ये अब WT कैसे निकालोगे, इसको क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 समेशन ओवर i बराबर 1 से n तक fi डेल्टा x। नाउ दिस वन इज नोन एज इंटीग्रल, इसी को इंटीग्रल कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो कमी आई, हम क्या कहेंगे, अब इसको बराबर कैसे लिखा, और ये चेंज हो जाएगा डेल्टा x जो है dx में। वर्क डन निकाल सकते हैं, कब निकलेगा, देखिए स्मॉल पोर्शन छूट रहा है ट्रायंगल, तो कब ये इससे समेशन विधि से ये काम हो नहीं पाएगा एक्यूरेट। कहा फिर क्या करें, कहा कि इस स्ट्रिप जो डेल्टा x माना है उसको और स्मॉल इन्फिनिट स्मॉल करो, और फिर जहां से शुरू हो रही है x1 से x2 तक, तो कहा कि अब इसमें क्या किया, लिमिट लगा दो डेल्टा x टेंडिंग टू 0, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप हो, तो क्या होगा, अब ये जो मैथमेटिकल जो इसको नाम क्या दे दिया, दिस इज नोन एज मैथमेटिकली इंटीग्रल, और i बराबर n की जगह x1 टू x2 एंड फोर्स वही रहेगा, डेल्टा x को dx लिख दिया, निकल आया वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं इंटीग्रल के बराबर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कोई रिलेशन है भाई, इतनी छोटी चीज को डायरेक्ट आपको स्टार्टिंग कहां से होती है, इंटीग्रल मेथड टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल।
और क्यों समेशन विधि नहीं यूज की गई उसका मेन वजह यही है। तो हमने क्या किया, अब अगर 3 डायमेंशन में, एक डायमेंशन में वर्क डन है, अब इस पर एप्लीकेशन भी अभी देखिए आपको बता रहे हैं कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन है। तो ये तो समेशन की कमी थी, उसको ऐसे इंप्रूव करके हमने लिख लिया। अगर 3 डायमेंशन में है तो हम सिंपली वर्क डन निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे R1 to R2 वेक्टर F डॉट dr, पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख लेंगे उसको, जहां पर F को हम कैसे लिखेंगे, Fxi, ये तो 1 डायमेंशन में x डायरेक्शन में है, कोई जरूरी नहीं इस तरह का फोर्स दे रखा हो, अभी इस पे लगवाएंगे भी। अगर इसमें है तो Fx क्या है, यूनिट वेक्टर, Fy j कैप यूनिट वेक्टर, 3 डायमेंशन में फोर्स दे रखा हो, वो तो 1 डायमेंशन में कैलकुलेट करने की है। फिर क्या किया, dr, व्हाट इज dr, एंड dr इज दिस वन, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 डायमेंशन में, अब देखिए सबसे सिंपल में 1 डायमेंशन में चलते हैं कि एक क्वेश्चन है, पहले सिंपल इंटीग्रल विधि हम इंटीग्रल मेथड क्यों यूज करते हैं, गिवन दैट किसी पार्टिकल पर हमने इस तरह से फोर्स लगाया कि वो पोजीशन पे डिपेंडेंट फोर्स है। पोजीशन पे क्या है फोर्स, F इज इक्वल टू 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर, पार्टिकल m मास का है, किसी भी शेप का उस पर लगा दिया, वो पार्टिकल डिस्प्लेस होके x बराबर 0 मीटर से x बराबर 5 मीटर पर चला गया। फाइंड द वर्क डन, x डायरेक्शन में हो रहा है, सिंपली वर्क डन निकालिए। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अप्लाई दिस फार्मूला, x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर और फोर्स वेरिएबल है, गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो अप्लाई दिस। क्या किया हमने, देयरफॉर वेरी सिंपल है, करके देखिए जल्दी से रिजल्ट इसका क्या आता है। फिर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं कि अब इस केस में कैसे करोगे, भाई हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो एक फोर्स पोजीशन के टर्म में दे रखा है, ये पार्टिकल पे लग रहा है और वो पार्टिकल डिस्प्लेस होके 0 मीटर से 5 मीटर तक आ गया। फाइंड द वर्क डन, 135 जूल आना चाहिए, देखिए आ रहा है 135। देखिए अब हमने क्या किया, वर्क डन इंटीग्रल विधि x1 to x2 f dx, x1 0 और x2 5, f 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड दिस इज dx, इसको 7x और इसको इंटीग्रेट को x स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर बाई 3 x क्यूब हो जाएगा। अप्लाई करो 0 to 5, कितना आ रहा है 135 जूल। अब सिंपली इसको रख दो, 7 गुणे 5, 5 गुणे 5 प्लस 5, ये 125 हो जाएगा, ये 25 हो गया, 35 हो गया, 10 घट गया, 125 प्लस 10 कम आउट टू बी 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है इंटर तक का, ठीक है। मगर अप्लाई करा कि फंक्शन है, उसको अप्लाई कर दिया। अब देखिए अब इसको लगाइए, एफ, ये भी आसान है मगर अब देखिए इन्होंने कोई डेटा ऐसे बदल दिया, गिवन दैट ए पार्टिकल इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, कोई पार्टिकल है एक फोर्स के इफेक्ट में जो पोजीशन डिपेंडेंट है, F इज इक्वल टू माइनस के x स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ड्यू टू दिस फोर्स पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर 2a। फाइंड द वर्क डन, चेंज किया, सिंपल था। अब हमने एक फोर्स डिफाइन किया जो पोजीशन डिपेंडेंट है, एनी कांस्टेंट, तो फाइंड द वर्क डन, वो फोर्स दिया हुआ है, x डायरेक्शन में है, ये भी सिंपल है। तो अब क्या करोगे, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, यहां पर a आ जाएगा, यहां पर 2a आ जाएगा, यहां पर माइनस के बाहर हो जाएगा 1/x स्क्वायर और ये dx आएगा, सिंपल इंटीग्रल ही तो है। तो चेंजेस वेरिएबल फोर्स, इसलिए मैंने यहां 3 डायमेंशन में बताया कि इसको भी ध्यान रखिएगा। ज्यादातर x डायमेंशन में अगर है तो ठीक है, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ये अगर आप करोगे तो तकरीबन ये आपका माइनस के है, ऊपर ले जाओगे a टू 2a x माइनस 2 dx, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा 1/x a की पावर 2, और फिर जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 1/2a माइनस 1/a, दिस कम आउट टू बी माइनस के अपॉन 2a। यूनिट्स अगर कोई नहीं दिया है तो वी कैन राइट यूनिट्स, सिंपल है, वैसे ही है। x1 0 की जगह a ले लिया, सिर्फ 2a, फोर्स चेंज कर दिया इस तरह से। तो जब इंटीग्रल करोगे तो माइनस इसकी वजह से भी आएगा, वो प्लस हो गया। जब इसको लिमिट लगाओगे
तो ये हाफ है, ये फुल है, तो माइनस उसका। अब इससे क्या पता चल रहा है? नेगेटिव साइन ऑफ द वर्क डन क्या बताता है? वही तो बता, हमने बताया था, नेगेटिव साइन ऑफ द वर्क डन इंप्लाइज दैट, सिग्निफाइड दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मान लिया डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स लग रहा है एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को और वेरिएबिलिटी में बदलते हैं। ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मगर करना तो आपको है ही है। देखिए एक क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन आप पढ़ोगे किताबों में, जो आपका जो भी अनसॉल्व है तो मिल जाएगा, मगर जो उसका मकसद है फिगर बना होगा आपका। क्वेश्चन क्या है? एक वेरिएबल फोर्स में ऐसे दे रखा है, मगर इंटीग्रल विधि का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। कर्व सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कर्व सरफेस है, सीधे सीधे नहीं चल रहे हैं। वहां तो नॉन हो जाता था, एंगल थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 बदल रहा है। किसी एक सिचुएशन को दिमाग में बनाकर रखना है, ध्यान थोड़ा और एलिवेटेड कर दे, जैसे फिगर बनने में आसानी हो जाए। ये सिर्फ फिगर बना होगा आपका। इसकी हाइट दे रखी है h और इसका बेस दे रखा है l, और एक पहाड़ पर एक ब्लॉक, एक पहाड़ है जिसकी हाइट h है, उसका बेस l है। एक ब्लॉक वेरी स्मॉल स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से इस फोर्स की वजह से ऊपर चढ़ रहा है, स्मॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। दिखने में बहुत स्मॉल दिख रहा है, आपको तुरंत रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट। देखिए इस पे क्या क्या लग रहा है। यहां से देखिए एक सिचुएशन दिखाई गई है, आपको इंटीग्रल विधि यहां से लेकर यहां तक निकालना होगा। एक सिचुएशन दिखा दी है उसने, तो फाइंड द, और उसमें ये लिख लीजिए ब्लॉक और जो आपका हिल है उसके बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया हुआ है, म्यू के बाय हिल का सरफेस और ब्लॉक के बीच में। और एंगल थीटा यहां नहीं शोन है, क्यों? थीटा 1, थीटा 2। अब देखिए एक सिचुएशन सबसे पहला आप तो बनाना पड़ेगा आपको। इस फोर्स को ऐसे मिलाया यहां से, मान लिया आपने कहीं पर और नीचे ले लें ऐसे, तो यहां से ऐसे से डॉटेड करके एक सिचुएशन जैसे थीटा की आपको दिखानी पड़ेगी। एक सिचुएशन थीटा की आपको दिखानी पड़ेगी कि इस वक्त जो ब्लॉक है इस एंगल पे थीटा पर है, यही कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कर्वेचर है, इसका कर्व शेप पर चल रहा है। तो यहां पर स्मॉल वर्क डन निकाल लो, और फिर आपको एक्स डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है 0 to l, वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है 0 to h। यही तो होगा, क्योंकि दो डायमेंशन को यूज करते हुए बढ़ रहा है। तो एक सिचुएशन इसको ध्यान रखना है। अभी से ब्लॉक में आपने दिखा दिया कि इस वक्त मान लिया इसकी दिशा जो है इस फोर्स की एंगल थीटा है, तो यहां पर देखिए दो फोर्सेस mg साइन थीटा और म्यू के एफ के, दोनों इधर एफ उधर लग रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काटोगे आप, एंगल 180 होना चाहिए, तो यहां से mg है तो इधर mg cos थीटा होगा, ठीक है, इधर mg sin थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये सब बना चुके हो न्यूटन्स लॉ में। अब इसमें देखिए दो फोर्सेस इधर लग रहे हैं और बहुत ही कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, एक वर्ड कहा था। तो F मिनिमम टू स्टार्ट द मोशन, मिनिमम तो होगा इस पे, और मिनिमम कितना होगा? mg sin थीटा प्लस f के, दो इधर लग रहा है एक इधर लग रहा हो, तो F मिनिमम कितना होगा? तो इसमें पहले आप डायग्राम बनाइए और फिर लिखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहां लिखेंगे mg sin थीटा, F ऐसे लिखिए आप, F माइनस mg sin थीटा नीचे की तरफ, एक तो ये हो गया ब्रैकेट बंद, म्यू के, आर का मतलब mg cos थीटा से इसका इंक्लाइंड प्लेन पे वेट बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा हो गया। ये जब बन जाए और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो ma दिस कम आउट टू बी 0, स्मॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। तो अभी वही वाला केस लगा रहे हैं कर्व सरफेस पे। यहां पर एक सिचुएशन को आपको कंसीडर करना है कि यहां पर है इस वक्त। अब क्या किया, ये यहां से क्या निकल आया, ये F मिनिमम है। F मिनिमम किसी भी चीज को बहुत स्मॉल वेलोसिटी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 मीटर पर सेकेंड, वही स्मॉल वेलोसिटी कहलाती है। कर्व सरफेस उलट नहीं जाएगा, ओवर टर्निंग का केस हो जाएगा। अगर कोई कर्व सरफेस पे इस तरह के हिल पे चढ़ रहा होगा तो आपको स्पीड कम रखनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि 0.1 से बहुत धीरे धीरे जा रहा है और एंगल चेंज हो रहा है यहां पर,
इसलिए एक सिचुएशन ब्लॉक की देखी, उस पर एंगल पे वर्क डन निकाला और फिर देखा कहां से कहां तक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रल विधि का। तो आप इसमें जब यहां से क्या निकाल लिया कि एफ मिनिमम निकाला, एफ मिनिमम आया कितना, mg साइन थीटा और प्लस म्यू के mg कॉस थीटा। अब आप लिखोगे नाउ द वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो उसको लिखा वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू एफ डी एस। भाई डिस्प्लेस तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया आपने। अभी इसको देखिए इस तरह का, ध्यान रखिए कि ये छोटा सा पार्ट है इतना, और इसको ले लिया dy, ये यहां पर थीटा है, ये dx है और ये ds है। अब दिख रहा होगा। अब इस चीज को इतना लिखा, फिर इसमें लिखा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन F मिनिमम है ये, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, इतना फोर्स जरूर उसको मिलता रहना चाहिए वरना वापस हो जाएगा। कोई कम से कम किसी चीज को चलाए रखने के लिए मिनिमम फोर्स होगा, तभी तो ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। तो हमने कहा F मिनिमम लिखा और फिर देखिए F मिनिमम को आपने, क्योंकि एक डायरेक्शन में ds cos 0 ले लिया, और ये चीज कहां से कहां तक हो रही है, ऊपर तक हो रही है, ग्राउंड से लेकर हिल के h हाइट तक। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सिंपली ये भी अब इसको क्या करिए, ये आपका हो गया F मिनिमम, ये तो आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक पहले करिए। अब इसी पार्ट को क्या करना है, देखिए cos 0 हो गया, थीटा 1 से मान लिया ग्राउंड से आपका शुरू हो रहा है, तो अब यहां से देखिए F मिनिमम का मान लिख दीजिए इसमें, और फिर जहां पर ट्रांसफॉर्म करके लिखना है, यहां पर देखिए इस चीज को हटा दे रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी जल्दी से करना होता है, बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन, समझाने के लिए बड़ा हो रहा है, मगर ये एडवांस लेवल का है, मगर आना चाहिए। अब इसको क्या किया आपने, दिस कम आउट टू बी F मिनिमम थीटा 1 थीटा 2, F मिनिमम कितना है, mg साइन थीटा है और म्यू के mg कॉस थीटा है यहां से, और दिस वन इज ds। अब सब में देखिए mg कॉमन है, कॉमन ले लिया, इसको ब्रैकेट लगा दिया, यहां से देखिए थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा ds, म्यू के बाहर ले लिया, यहां से थीटा 2, और ये हो गया कितना, cos थीटा ds। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक सिंपल मिनिमम फोर्स लगाया है, फिर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन लगा दिया है, और फिर क्या है, इसको हमने सिंपली मैग्नीट्यूड निकाला है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, एक cos 0 लिख दिया है। फिर अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो W निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, F मिनिमम जो निकाला था उसका मान यहां पर रख दिया है, mg कॉमन था, ds को गुणा कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा ट्रायंगल बनाने से, देखिए cos थीटा यहां पर है क्या, cos थीटा हाउ मच, यहां से देखिए आधार बटा कड़ होता है, दिस इंप्लाइज dx बराबर ds cos थीटा, dy इज इक्वल टू ds sin थीटा। यही तो होगा, ट्रायंगल से फायदा क्या होगा, ये जो sin थीटा ds है इसकी जगह dy लिख सकते हो, ये जो ds cos थीटा है यहां पर इसकी जगह, क्योंकि इंटीग्रल और कोई दिया ही नहीं है, dx x डायरेक्शन में l, y डायरेक्शन में 0 से h वेरी कर रहा है। तो आपने क्या किया, अब हमारे पास ट्रायंगल इसीलिए बनाया है इस छोटे से पोर्शन का, फिर इसको जूम कर दिया, और वहां से cos थीटा और sin थीटा dx dy के टर्म में हमें पता हो गया। अब इसमें रख दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, mg, और यहां से देखिए अब लिमिट लगा दिए, थीटा 1 का मतलब ये जैसे ही इसमें बदला, ये हो गया कितना, ये कितना है sin थीटा ds dy, तो ये तुरंत लिमिट हो जाएगी 0 से h। नहीं समझ में आया,
म्यू के का देखिए, आप इंक्लाइंड प्लेन पे कंसीडर करिए, ये ब्लॉक है, एक सिचुएशन दिखाई गई है। सिंपल में पहले ऐसे फिगर बना था, ये है पहाड़ी कर्व सरफेस, थीटा इज गोइंग टू चेंज एट एवरी मूवमेंट। एक पर ऐसे रख दिया उन्होंने, ऐसे ब्लॉक को ऐसे फोर्स दिखाया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को ऐसे से मिलाएंगे। एक सिचुएशन, ये थीटा एंगल पे यहां पर है। अब इसके बाद जो है थीटा एंगल, जब इसको और जूम करके बनाए, इंक्लाइंड प्लेन पे अभी हम तमाम ऐसे किए, इसी में देख लो, ज्यादा अच्छा है। देखिए ये थीटा है, तो इधर देखिए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इससे एंगल थीटा इधर निकलेगा, ये 90 माइनस थीटा निकलेगा, ये भी 90 माइनस थीटा निकलेगा इधर। तो दोनों को जोड़ देखो तो थीटा कैंसिल, 180 तो रहना चाहिए एंगल, 180 रहेगा। तो कंपोनेंट mg cos थीटा की वजह से रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर है, और mg sin थीटा इधर है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है इस पे, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स चल इधर रहा है ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ तो लगेगा। तो दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो F मिनिमम, ये तो ज्यादा है तभी तो चल रही है बॉडी, इसमें से इसको घटाया, कांस्टेंट वेलोसिटी चला तो